देखो, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, प्योर सी सर्किट। इससे पहले हम लोग एल सर्किट, आर सर्किट पढ़ चुके हैं। तो ओनली कैपेसिटेंस युक्त सर्किट हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, अज्यूम करते हैं कि एक एसी वोल्टेज यहाँ से इस पर अप्लाई किया गया है ना। एक कैपेसिटर है, इस पर एक एसी वोल्टेज अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो एसी वोल्टेज क्या होता है हमें पता है, साइन फंक्शन में आता है, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसी फंक्शन में आता है एसी वोल्टेज। तो आ रहा है, अब हमने लिख दिया कि जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है सर्किट में, गिवन वोल्टेज, वो है V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और हमें क्या पता है, देखो इस सर्किट में कुछ भी नहीं है ना, कोई एलिमेंट नहीं है। और हम लोग हाई स्कूल से जानते हैं, अगर दो पॉइंट्स के बीच में कोई एलिमेंट ना आए कहीं पे, तो ये पॉइंट दोनों यहाँ पे मानो, यहाँ पर मानो, या फिर यहाँ मानो, एक ही माना जाएगा। सारे पॉइंट एक ही माने जाएंगे या नहीं, अगर बीच में कोई और एलिमेंट नहीं है तो, है ना। अगर बीच में मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता, तब तो फिर ये पॉइंट अलग हो जाते, ये पॉइंट और ये पॉइंट। लेकिन बीच में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब ये पॉइंट कहीं भी मान सकते हो, यहाँ सब एक ही पॉइंट है ना। तो हम कहेंगे इसका मतलब यहाँ पे इसके अलावा कुछ नहीं है। दैट मीन्स अगर कुछ नहीं है तो जो पोटेंशियल वहाँ आ रहा है, यहाँ से मिल रहा है, वही पोटेंशियल यहाँ पर भी है। प्लेट्स के बिटवीन, प्लेट्स के जो एंड्स हैं, जो सिरे हैं, उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे भी है, सेम है, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है ना। तो वही लिख दिया गया, एसी वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। हमें पता है कैपेसिटेंस हमने पढ़ा है, उसमें हम जानते हैं कि प्लेट के सिरों के बीच जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, Q बाई सी होता है ना। कैपेसिटेंस की डिफिनीशन से C इज इक्वल्स टू Q बाई वी था ना। तो वोल्टेज क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें, प्लेट्स के जो एंड्स हैं दोनों प्लेट पर Q बाई सी मिल रहा है, ठीक। तो दोनों ये वोल्टेज और ये वोल्टेज जो आ रहा है दोनों सेम है, क्योंकि बीच में और कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज वहाँ पर भी, दोनों को इक्वल कह सकते हैं क्या, इक्वल ही है, इक्वल कहे जाएंगे। इसीलिए हमने लिख दिया देयर इज़ नो एलिमेंट, डैट मीन्स कोई रेजिस्टर नहीं है सर्किट में ए और बी के बीच में। इसलिए यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही किसी भी पॉइंट पर होगा। डैट मीन्स वो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ये पोटेंशियल, ये वाला। तो लिख दिया वी सी इज इक्वल्स टू वी, वी सी मतलब कैपेसिटर्स पे जो पोटेंशियल है, वी मतलब जो अप्लाई किया गया है। तो वी सी कितना है, Q बाई सी है, वी कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो Q बाई सी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से हमें क्या निकलेगा, Q चाहिए, तो C इधर गया, मल्टीप्लाई हो गया, Q इज इक्वल्स टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, C उधर क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें करंट चाहिए, और हम जानते हैं करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश प्रवाह की दर को ही हम लोग धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह चाहिए ना, तो पहले आवेश तो पता करो, तब तो उसकी दर निकालोगे। इसलिए यहाँ से हमने पहले आवेश पता कर लिया। अब क्या करें, उसका रेट निकालें, तो करंट मिल जाएगी, है ना। तो इसका रेट निकाल रहे हैं, डिफ्रेंशिएट किया, Q को डिफ्रेंशिएट करा, इधर भी डिफ्रेंशिएट, ये हुआ, ठीक। तो ये पूरी वैल्यू डिफ्रेंशिएट होगी, तो ये Q को डिफ्रेंशिएट करेंगे T के रिस्पेक्ट में, I हो जाएगा, है ना, करंट I हो गया। अब इधर डिफ्रेंशिएट करो, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन ओमेगा टी को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ थोड़ा सा चेन रूल लगेगा ना, बताया है ना। अगर साइन ओमेगा टी, दो फंक्शन है ना इसमें, साइन में दो फंक्शन है, साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी, दो फंक्शन है। तो चेन रूल क्या होगा, पहले ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में साइन ओमेगा टी को करोगे, फिर मल्टीप्लाई करके टी के रिस्पेक्ट में ओमेगा टी को करोगे, है ना। ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में किसको करना है, साइन ओमेगा टी को। देखो यहाँ लिखेंगे ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं साइन ओमेगा टी को, मल्टीप्लाई टी के रिस्पेक्ट में ओमेगा टी को, यही चेन रूल होता है। तो ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में साइन ओमेगा टी, जैसे थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा, तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है, तो कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ लिख दिया देखो कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा टी लाइक ये कैसा है, जैसे कि यहाँ कोई कांस्टेंट है और डी डी एक्स ऑफ ए एक्स लिखा हुआ है, तो ए पीछे आ जाता है ना, और x का अवकलन 1 होता है। तो यहाँ पे भी ओमेगा पीछे आ जाएगा और टी के रिस्पेक्ट में टी का अवकलन 1 होगा। तो डैट मीन्स टोटल ये क्या आएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ लिख दिया ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ये समझाने के लिए रफ था। अब यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक।
सी वी नॉट, अब ओमेगा को अरेंज कर लिया, एक साथ कर लिया, कॉस ओमेगा टी यहाँ कर लिया, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा ना, वहाँ से समझ में आई बात। तो फिर अब कॉस ओमेगा टी को हमें साइन के फॉर्म में लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि हमें वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू करंट की उसके टर्म्स में लाना है ना, ये वाले टर्म्स में लाना होगा ना हमें करंट को, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस फॉर्म में लाके तब इससे कंपेयर करेंगे कि इसके एंगल और इसके एंगल में कितना डिफरेंस है। तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, इसलिए कॉस को क्या कर रहे हैं, साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं ना, तो 90 मतलब पाई बाई टू, तो उसी को लिखा गया है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब तुम्हारे यहाँ मन में दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप पहले तो साइन 90 प्लस थीटा लिखना चाहिए, आपने लिखा है साइन थीटा प्लस 90, पहला क्वेश्चन है ना, 90 प्लस थीटा लिखा होता है ना, तो पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि भाई आप पाई माइनस थीटा लिख दीजिए ना, आप यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हो कि आप इसको साइन, अगर आपको पहले तो ये सीधा लिखिए है ना, ये अपने उल्टा क्यों लिखा है, चलो अगर सीधा लिख दिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि प्लस ही क्यों, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी भी तो हो सकता है ना, वो भी तो कॉस ही बनेगा, क्योंकि हमें पता है ना, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी मतलब इसी में रहोगे तो भी वो क्या बनेगा, पॉजिटिव कॉस थीटा ही बनेगा, है ना। और अगर प्लस करोगे इस क्वाड्रेंट में जाओगे तो भी साइन पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव कॉस ओमेगा टी ही तो बनेगा, यहाँ पे भी कॉस ओमेगा टी बनेगा पॉजिटिव में, और यहाँ पे भी क्योंकि साइन आया है ना, साइन आ रहा है ना, साइन पॉजिटिव होता है यहाँ पे, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और बनेगा क्या, इसकी वजह से कॉस बन जाएगा ना ये, तो दोनों ही तो सही हैं, तो फिर माइनस वाला क्यों नहीं ले रहे हो। ठीक, इसका कारण ये है कि इस तरह से देखने पर यहाँ जो कंपैरिजन करोगे आसान हो जाएगा। देखो अगर तुम ऐसे देखोगे कंपैरिजन इस तरह से, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू और यहाँ ओमेगा टी, तो साफ दिख रहा है कि ये वाला यहाँ ओमेगा टी है, तो यहाँ वाला एंगल ओमेगा टी में प्लस हो रखा है पाई बाई टू, साफ दिख रहा है कि यहाँ जो एंगल आ रहा है इस करंट के फंक्शन में जो एंगल आ रहा है वो एंगल ये वाले एंगल से पाई बाई टू ज़्यादा है, यहाँ से सीधा सीधा पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसे लिखा होता तब, मान लो जब तुम कह रहे हो कि ऐसे लिख लो, तो थोड़ा सा पढ़ने में उल्टा पड़ रहा है ना, कैसे कहोगे कि ये वाला एंगल पाई बाई टू से ओमेगा टी ज़्यादा है, यहाँ पढ़ने में क्या कह रहे हैं, ये पूरा एंगल पाई बाई टू से ओमेगा टी ज़्यादा है, तो उल्टा पढ़ना पड़ रहा है, तो इसको इसलिए ओमेगा टी पहले लिख दिया गया है प्लस पाई बाई टू बाद में लिख दिया गया है, ताकि आप यहाँ से कंपैरिजन करो तो आप सीधा देख सको कि ये एंगल ओमेगा टी से पाई बाई टू ज़्यादा है। दूसरा प्रश्न, माइनस वाला क्यों नहीं ले लिए, माइनस वाला भी ले सकते हो, पर फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिखेगा, आएगा वही, क्योंकि तुम्हें डिफरेंस ही तो चाहिए, ये वाले एंगल में अंतर कितना है, कलांतर निकालना चाहते हो ना, फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस डिफाइन किया है पहले ही कि हमें एंगल से ही दिखाना है फेज डिफरेंस, तो अगर डिफरेंस ही चाहिए तो इसमें से ये घटा लो, देखो वही आएगा जो इसमें से आ रहा है, ओमेगा टी का डिफरेंस कितने का डिफरेंस है, पाई बाई टू का ना, तो अभी इसमें से इसको घटा के देखो पाई बाई टू ही आएगा, है ना, या इसमें से इसको घटा के देखो पाई बाई टू ही आएगा, जब डिफरेंस निकालोगे तो पाई बाई टू ही आएगा, बस थोड़ा सा करना पड़ेगा तुमको, घटा कर चेक करना पड़ेगा, और ऐसे लिख लोगे तो सीधा दिख रहा है ना। तुम इसमें से इसको घटा कर देखो, जैसे इसने लिखा था, तो अगर हम इसको लिख देते, इसने लिखा था ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यहाँ पे अगर हम लिख दे ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो डिफरेंस कितना हुआ, ये वाले में से ये वाला घटा के देखो पाई बाई टू ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब करने से अच्छा है कि ऐसा लिखो कि डायरेक्ट दिख जाए, इसलिए इस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तुम अपनी समझ से कैसे भी लिख सकते हो। तो इतनी बात समझ में आ गई है, अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें और देखेंगे, ये तो आ गया। अब ऐसा क्या रह गया कंपैरिजन करने के लिए, एक चीज़ और रह गई जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आती है, आई नॉट अभी तक नहीं आया, हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे वॉट एवर जो भी हो फाई, है ना, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला चाहिए, तो अभी तक आई नॉट नहीं आया है, तो ये वैल्यू ऐसा कुछ करो कि आई नॉट के फॉर्म में आ जाए। तो देखो आगे चल रहे हैं हम लोग, तो इसको देखो 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन ओमेगा सी कर दोगे तो ये पलट कर यही तो बनेगा,
इसलिए इस वैल्यू को हम लोग 1/ओमेगा से लिख ले रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे हम कंपेयर कर पाएंगे कि जिस तरह से I इज इक्वल्स टू V/R होता है उसी तरह से ये भी V/R ही है और ये रेजिस्टेंस है ना, इससे कंपैरिजन हो जाएगा। तो ठीक है, अब ये इस फॉर्म में ले आए। अब क्या करें, तुम्हें मालूम है कि ये जब 90 डिग्री हो जाएगा ये पूरा एंगल, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा कि नहीं, इसी पे तो डिपेंड है सारा कुछ। तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा कब, जब ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री पे कितना देगा, 1 देगा, है ना। अगर ये 90 डिग्री तो साइन दिस इज इक्वल्स टू 1, ये चीज़ यहाँ लिख दी गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये 5/2 मिट गया, इसको सही कर दें। तो ये आ रहा है 1, है ना। तो ये 1 आएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगी ना करंट। तो जब ये 1 होगा तो बचेगा कौन, अगर यहाँ 1 हो जाएगा तो कौन बचेगा, सिर्फ यही वैल्यू तो बचेगी। तो मैक्सिमम करंट इसका मतलब कितनी हुई, V0/1/ओमेगा/c हुई कि नहीं। जब तुम्हें पता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब ये पूरा 1 हो जाएगा। 1 मीन्स ये एंगल 90 डिग्री। तो जब ये 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। डैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगी, ये 1 का मतलब 1 से ही मल्टीप्लाई, यही तो बचेगा। तो I max हो गया फॉर 1 के लिए, I max इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, है ना। ये वैल्यू मैक्सिमम हो गई। तो मैक्सिमम को हम लोग I0 बोलते हैं ना, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, I0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, यहाँ पर हम लोग I0 लिखेंगे तो I इज इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया इस तरह। अब हम कंपेयर करेंगे सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को। साफ दिख रहा है कि फेज डिफरेंस जो कि एंगल से देखा जाता है वो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल से π/2 ज़्यादा है। तो हम क्या कहेंगे, करंट इज π/2 एंगल फॉरवर्ड, है ना। π/2 एंगल से आगे है, किससे, वोल्टेज से। ये बात क्लियर है। करंट क्या कर रही है, अब लीड कर रही है, वोल्टेज लैग कर रहा है ना, वोल्टेज पीछे है। तो बस अब इसी को क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है दोनों का और फेजर डायग्राम बनाना है। तो देखो हमने यहाँ पे फेजर डायग्राम, पहले हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ को समझ लो। तुम यहाँ से जान चुके हो कि π/2 एंगल से करंट आगे है। दैट मीन्स कि अगर जो वैल्यू वोल्टेज की 0 डिग्री पर होगी, 0 डिग्री पर अगर वोल्टेज की जो वैल्यू है तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, उससे π/2 आगे वाली वैल्यू, है ना। करंट की जो भी वैल्यू होगी वो वोल्टेज से π/2 के आगे वाली वैल्यू होगी। दैट मीन्स समझे, अगर एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पे देखो 0 डिग्री एंगल लिया गया है, तो करंट क्या होगा, इससे π/2 आगे वाली वैल्यू। तो 0 से π/2 जो एंगल है वो साइन थीटा में क्या देता है, 1 देता है, मैक्सिमम। तो देखो करंट कहाँ पे दे रही है, मैक्सिमम दे रही है। ठीक, यही बात है ना। करंट कितनी आगे है, जो भी एंगल आएगा वोल्टेज के लिए उससे π/2 वाला आगे वाला जो एंगल होगा उस वैल्यू की, साइन थीटा की उस वैल्यू का करंट यहाँ पे लिया जाएगा, है ना। तो 0 डिग्री है तो फिर एंगल क्या लेंगे हम लोग, π/2। साइन में जो करंट का इक्वेशन है यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, π/2। तो करंट मैक्सिमम आएगी। ठीक, फिर देखो यहाँ पे जब पहुँचा ये वोल्टेज मैक्सिमम पहुँचा कितने पे, 90 डिग्री पे। ये π/2 है ना, तो यहाँ से यहाँ जाओ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे वोल्टेज मैक्सिमम बता रहा है, तो करंट कहाँ होगी, 90 से π/2 आगे वाली वैल्यू। तो 90 से π/2 मतलब 90 + 90 180, 180 वाली वैल्यू जो साइन थीटा देता है वो वैल्यू होगी करंट की। तो 180 कितने डिग्री 180 पे कितनी वैल्यू आती है साइन की, कितनी आती है, देखो 0 यहाँ पे कितना आया, ये है ना π/2 की वैल्यू। देखो π/2 पे वोल्टेज होता है मैक्सिमम, तो करंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कितनी, किसकी वैल्यू है, 0, 180 की वैल्यू है। तो π/2 आगे वाली वैल्यू दे रहा है, यही तो समझा हम लोगों ने, π/2 आगे है करंट। समझे, करंट π/2 आगे है कि नहीं, क्योंकि देखो π/2 पे तो मैक्सिमम आना चाहिए ना, तो वोल्टेज तो मैक्सिमम आ रहा है, तो करंट कितनी आएगी, 0 आ रही है। तो 0 कहाँ की वैल्यू है, π/2 से आगे की वैल्यू है, कितनी, π/2 आगे। दैट मीन्स 180 पे 0 होता है साइन थीटा। भाई करंट का जो इक्वेशन है, करंट
करंट का जो इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये एंगल जो आ रहा है ना करंट के लिए, ये एंगल जो करंट के लिए आ रहा है ना वो 180 आ रहा है, 180 वाली वैल्यू दे रहा है। जब वोल्टेज 90 की वैल्यू दे रहा है तो करंट जो दे रहा है वो 180 वाली वैल्यू दे रहा है ना, क्योंकि 90 की वैल्यू तो मैक्सिमम होती है। तो देखो 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है लेकिन करंट 0 आ रहा है, तो ये कहाँ की वैल्यू है, 180 वाली है। तो वही बात यहाँ पे चल रही है। तो सीधे हम कह सकते हैं कि जब करंट मैक्सिमम, जब वोल्टेज मैक्सिमम करंट 0, जब वोल्टेज 0 तो करंट मैक्सिमम, उसी का ग्राफ बनाते हुए हम लोग यहाँ चल रहे हैं। देखो ये गया, तो जहाँ देखो जब वोल्टेज 0 थी तो करंट मैक्सिमम था। अब जहाँ वोल्टेज देखो π/2 पे वोल्टेज मैक्सिमम हो गई तो करंट कहाँ आ गया, π/2 पे 0 पे आ गया। पाई पे जाओ 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे वोल्टेज कितनी है, 0 है। करंट कितना बता रहा है, मैक्सिमम, नेगेटिव में मैक्सिमम। अब यहाँ चले जाओ π/2 से, पाई से π/2 और आगे 3π/2, तो वहाँ पे देखो वोल्टेज कितनी हो गई, मैक्सिमम, और करंट कितनी हो गई, 0। फिर आगे ऐसे ही है ना, तो π/2 का डिफरेंस है। तो इस तरह से ग्राफ बन गया। और ये है हम लोग का फेजर डायग्राम। उसमें तो पता ही है 90 का अगर डिफरेंस है तो अगर वोल्टेज ओमेगा टी एंगल पर है तो करंट कितना होगा, इससे 90 एंगल ज़्यादा होगा। तो यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, इससे 90 डिग्री ज़्यादा, इससे यहाँ से ये 90 डिग्री, तो ये आ गया करंट। ये फेजर डायग्राम हो गया। ठीक, अब हमें रिलेशन ये देखना है, यहाँ जो इक्वेशन में ये जो वैल्यू आ रही है, ये वाली, इसका हमें कंपैरिजन करना है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये V नॉट अपॉन R है। तो V अपॉन R क्या होता है ओम्स लॉ में, करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V अपॉन R से इसका हम कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि जिस तरह से वहाँ पे R होता है वैसे ही यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा C है। ठीक है, तो चलो इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे इरेज करके यहीं पे से क्लोज करते हैं। तो चलो यहाँ पे देखो क्या क्या आ सकता है। अगर हम कंपेयर करें, ये जो आया हुआ I इज इक्वल्स टू है ना, यहाँ से देख लो, ये जो आया हुआ आई नॉट क्या होता है। अगर हम ओम्स लॉ से कंपेयर करें तो ओम्स लॉ से, बाय ओम्स लॉ व्हाट, I इज इक्वल्स टू V बाई R। अब इससे अगर हम इसे कंपेयर करें आई नॉट को, तो हमें क्या दिख रहा है, V R की जगह कौन दिख रहा है, 1 अपॉन ओमेगा C। बाय ओम्स लॉ कंपेयरिंग विच इक्वेशन, कंपेयरिंग आई नॉट इज इक्वल्स टू V बाई 1 अपॉन ओमेगा C, क्या मिलता है हमें, R इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा C, है ना, 1 बाई ओमेगा C। और इसके साथ साथ तुम इसको चेक भी कर सकते हो, अगर इसकी डायमेंशन निकालोगे 1 अपॉन ओमेगा C की, तो डायमेंशन मतलब विमा वही आएगी जो प्रतिरोध की विमा आती है, रेजिस्टेंस की। तो इसका मतलब सेम है ना, ये जैसा रेजिस्टेंस है वैसा ही ये है। जो काम रेजिस्टेंस करता है, R करता है R सर्किट में, वही काम 1 अपॉन ओमेगा C करता है C सर्किट में, कैपेसिटर वाले सर्किट में। सेम वही काम करता है, लेकिन नेचर अलग है। R तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और ये 1 अपॉन ओमेगा C यहाँ पे होने वाला जो घटना है, जो सर्किट में कैपेसिटर लगाने की वजह से जो हो रहा है, कैपेसिटर कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, कैपेसिटर की जो अपनी प्रॉपर्टी है, जो वो गुण प्रदर्शित करता है, उसकी वजह से ये रुकावट आ रही है। ये भी एक रुकावट ही है, इसलिए इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे, नाम लेकिन दूसरा रखेंगे, क्योंकि ये दूसरी तरह की रुकावट है, इसलिए इसका नाम हम क्या रखेंगे, दूसरा नाम रखेंगे, और इसे कहेंगे क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, या रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो इसका नाम क्या होगा, तो हैंस 1 अपॉन ओमेगा C इज व्हाट, 1 अपॉन ओमेगा C इज व्हाट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये। ठीक, इसे दिखाते किससे हैं, किस लेटर से दिखाते हैं, XC, इसे XC से दिखाते हैं। जैसे रेजिस्टेंस को R से दिखाते हैं, उसी तरह से इसको किससे दिखाते हैं, XC से। और वो जो हम लोगों ने इंडक्टर लगाया था, तो वहाँ जो रेजिस्टेंस आया था उसको किससे दिखाते हैं, XL से, है ना।
एक्स सी से दिखाएंगे इस रेजिस्टेंस को, और ये हो जाएगा 1/ओमेगा सी। ठीक, और ओमेगा तुम पता है क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn, है ना, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn हमें पता है। ये क्या हो जाएगा 1/2πn इंटू सी। तो होल फॉर्मूला बनेगा इस तरह से। यहाँ से तुम अब देख सकते हो कि ये एक्स सी मीन्स ये जो प्रतिरोध आ रहा है, रुकावट जो आ रही है एक्स सी, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। इसे किससे दिखाएंगे, एक्स सी से। तो ये एक्स सी किस पे डिपेंड है, यहाँ देखकर बताओ किस पे डिपेंड है। 2π कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस जो लगाओगे वो बना ही रहेगा, हमेशा उतना ही रहेगा। n पर डिपेंड है ना, इसको बढ़ाओगे तो इस पर भी वेरी करेगा, लेकिन अभी इस फॉर्मूले में अगर वही कैपेसिटर रहे तो फिर ये किस पे डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पे, n पे ना। तो जितनी तेज वो घूमेगी, जो कुंडली थी, जो लूप था जो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा था, वो जितनी तेज घूमेगा तो ये क्या होगा बताओ, इस रिलेशन से किस तरह से रिलेटेड है, एक्स सी फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेटेड है बताओ, एक्स सी फ्रीक्वेंसी से किस तरह से रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, है ना। तो ये रिलेशन हमें मिल रहा है फ्रीक्वेंसी में और यहाँ आने वाले रुकावट, डेट मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस में। तो इससे तुम क्या समझते हो, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी रुकावट उतनी कम हो जाएगी, है ना। तो बस इतनी सी बात है इसमें। और अब हम चलते हैं RLC सर्किट में। ओके, थैंक यू।